नमस्कार, केसरी इंडिया में आपका स्वागत है। दलित लेखक संघ के सौजन्य से माननीय कैलाश वानखेड़े के रचना संसार पर संवाद चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में वर्तमान दौर के नवीन दलित लेखकों एवं युवा लेखकों ने शिरकत की। आयोजन के दौरान कैलाश वानखेड़े द्वारा उनके नव प्रकाशित उपन्यास उजला अंधेरे का पाठ किया गया, जिसमें उन्होंने यह बताया यह उपन्यास उनकी 3 पीढ़ियों द्वारा भोगे गए यथार्थ का चित्रण है। उन्होंने यह भी बताया कि यह उपन्यास दलित बस्तियों के उजड़ने का यथार्थ दस्तावेज है, जहां मुर्दा जलता नहीं बल्कि इंसान ही मुर्दा बन जाता है। कार्यक्रम की विशेष अतिथि डॉक्टर SR जयश्री और डॉक्टर इंदु केवी ने दलित लेखक संघ के इस प्रकार के कार्यक्रमों की सराहना की। आयोजन में विशेष वक्ता प्रोफेसर अजमेर सिंह काजल, प्रोफेसर नीलम और डॉक्टर भारती ने उनकी रचनाओं पर प्रकाश डाला। इस प्रकार की साहित्यिक खबरों के लिए जुड़े रहे। बस्ती को फांसी देने का आदेश बाहर आकर हमारे गली में डर बन गया। जल्दी ही तारीख का फैसला होने वाला है, फिर झोपड़े तोड़े जाने हैं। इस खबर को शाम के अग्निबाण अखबार ने भी बता दिया है। खबर सड़क से होते हुए चौराहे पर घूमती हुई आगे बढ़ती जा रही है। हर सुनने वाला नहीं बोलता। गली तक आते आते खबर किसी घास फूस या कागज के पुतले से जिंदा इंसान में बदल जाती है। खबर बोलने लगती है, डराने लगती है। उजाड़ने की खबर ने सबसे पहले नींद को उजाड़ कर रख दिया, सपनों को छीन लिया। थकान और डर के साथ सुबह जिंदा होने का एहसास लेकर नहीं जागती। अब थकान, डर के साथ तनाव, अनिश्चितता चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ने लग गई। लगता है जैसे हमारी बस्ती एक ऐसा शमशान बन गई है जहां मुर्दा जलता नहीं है बल्कि इंसान मुर्दा बनने लगता है। मुर्दे को जलाने के लिए गीली लकड़ियों पर पेट्रोल केरोसिन डाला जाता है, वैसा ही कुछ कुछ लगने लगा है। अपने आप को जिंदा रखने के बजाय तकलीफ भुलाने के लिए, डरावने सपने भगाने के लिए बस्ती में दारू पीने की मात्रा बढ़ गई है। दारू घर के भीतर संकट लेकर आ गई। चूल्हे की आग को ठंडा करने लग गई। घर वालों का जीना मुहाल हो गया। उस तनाव और दबाव के बीच का जीवन नहीं रहा। अब उजड़ना ही है तो क्या जीना, किसके लिए जीना, कहाँ जाएंगे अब। आजी बताती थी कि जब वो गांव से शहर आए थे आबाजी के साथ, आबाजी मतलब दादाजी और आजी अर्थात दादी, तो बीच शहर में रहते थे। शहर बढ़ने लगा, लोग प्रगति करने लगे, सड़क बनने लग गई, बड़ी बड़ी इमारतें बननी शुरू हुई। इसके बाद हमें उस जगह से हटा दिया। फिर शहर से बाहर लाल बाग वाले रास्ते की तरफ उस सुनसान जगह में झोपड़ियां बांधी। कुछ साल ही गुजरे थे, फिर सभी की झोपड़ियां तोड़ दी गई। बोले अब पट्टा देंगे, अब नहीं हटाएंगे, अब हमको अपनी झोपड़ी वाली जमीन का मालिक बनाएंगे। पट्टे नहीं दिए गए। उस पट्टे वाली जगह पर झोपड़ी बनाने के लिए पट्टे नहीं मिले। 7-1 साल के बाद ही वहां से हटा दिया, क्योंकि कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये प्राइवेट ज़मीन है, किसी सेठ साहूकार की ज़मीन है। उनके पड़पोते ने रिकॉर्ड निकाल कर फैसला करवा लिया। फिर यहाँ आ गए। यहाँ पट्टा नहीं मिला। बोले पक्का मकान बना कर देंगे। ये शहर से बहुत दूर है, खंडवा रोड के किनारे। तब ये न शहर था न गांव। कहते हैं जंगल था उधर। जंगल दिखता नहीं हमें, बस सुनते हैं कि ये कार्यक्रम और वानखेड़े जी से सभी की मुलाकात संभव हुई। आज आकर के अच्छा लगा और जैसे आपका बातचीत
और जो आपने उपन्यास पर बातचीत की और बातचीत करते हुए आपने जिन प्रश्नों को यहाँ उठाया और आज हमारे बीच में केरल से दो विद्वान साथी जयश्री और हिंदू जी और प्रोफेसर नीलम जी और भारती जी और दूसरे सभी साथी यहाँ मौजूद हैं, तो आप सभी के साथ मुझे शेयर करते हुए अच्छा लग रहा है कि जो आप कह रहे थे कि हम हिंदी के आउटसाइडर हैं, तो मुझे लगता है कि हम ही भी हिंदी के आउटसाइडर हैं। हम हिंदी पढ़ाते ज़रूर हैं, लेकिन सामाजिक रूप से भी हम भी आउटसाइडर ही हैं, क्योंकि हिंदी पर जो कब्जा है वो बड़ा ज़बरदस्त कब्जा है। उस कब्जे में हम भी आउटसाइडर ही हैं, लेकिन उस जिस आउटसाइडर पर हम रहते हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं। आपकी और हमारी भाषा एक मुक्ति की भाषा के रूप में हमारी भाषा एक ही है। इसलिए जो आप बात कह रहे थे कि 3 पीढ़ियों की व्यथा या उसका चित्रण या उसका एक सामाजिक संकट आपने इसमें उद्घाटित किया है, तो अगर हम इसको आपकी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली इसको हम पीछे लेकर जाएं, तो अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तो हमारे बीच में समाज में फूले जी और बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा मूवमेंट है, और उसके बाद की बात करें 1990 तक की हम बात करते हैं तो उसके बाद हमारा पास बुद्धिज़्म का मूवमेंट है, सांस्कृतिक मुक्ति का एक मूवमेंट है, और उसी में हमारे लिए असर्ट करके कुछ हासिल करने का, सरकारी नौकरियों में जा करके अपनी कैपेबिलिटी और असर्शन दिखाने का एक मूवमेंट है। और 1990 के बाद के कालखंड में जाएं जहां भूमंडलीकरण, उदारीकरण और दूसरे सवाल आए, और उसी दौर में एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में उभरा हुआ एक नई तरह की राज व्यवस्था है। ये बहुत सारे सवालों के बीच में आपने एक बच्चे का और एक जो इस उपन्यास में उजला अंधेरा नामक जो टाइटल दिया है और उसमें जो पूरी व्यथा आपने चित्रित की है या एक नया विजन आपने जो चित्रित किया है, ये हम सभी को एक संदेश देने वाला और समाज को एक नई दिशा देने वाला मुझे लगता है कि उस पर हम बातचीत करेंगे। और आपका एक छोटा सा हिस्सा इसको आप जो घासलेट के रूप में आपने पढ़ा, निश्चित रूप से उसकी एक भाषा के नज़रिए से हम देखें तो एक बेहतरीन भाषा का प्रयोग आपने किया है। और तो हमारे दलित लेखक संघ के तत्वावधान में एक कार्यक्रम है, वांगडे जी की रचनाओं पर चर्चा है। तो साहित्य रचना पर चर्चा करना हम लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनके जो निमंत्रण को हमने बहुत खुशी के साथ, बहुत आदर के साथ, बहुत गर्व के साथ उनके निमंत्रण को हमने स्वीकार लिया। बहुत खुशी के साथ इसलिए कि रामदेव जी और नीलम जी दोनों बहुत सालों से, लंबे सालों से हम परिचित हैं, हम दोस्त लोग हैं, और उनके मित्रों से परिचित होने का अवसर भी है। मैंने खुशी के साथ, हम दोनों ने खुशी के साथ इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। दूसरी बात यह है कि बहुत आदर के साथ मैंने जानबूझकर इसका प्रयोग किया है कि इधर चर्चा हुई है एक महान रचनाकार की रचना पर, उनके उपन्यास पर। देखिए, दलित लेखक संघ जो है समकालीन रचना पर चर्चा करते हैं, खासकर दलित लेखकों की रचना पर चर्चा करते हैं। रामविलास शर्मा ने कहा है, हम सबको मालूम है, हिंदी साहित्य में बहुत सारी मान्यताएं हैं, मान्यताओं को स्वीकृति भी मिली है, मान्यताएं मिली है बहुत संघर्ष के बाद। संघर्ष हम भूल जाते हैं, मान्यताएं याद रखते हैं, लेकिन ऐसी एक मान्यता दलित लेखन को मिली है, इसके कोई भी क्या है शून्यता कुछ भी नहीं है। आज का दलित लेखन जो है इसमें पराधीनता या स्वाधीनता का विषय मात्र नहीं है, सामाजिक जीवन की समग्रता उसमें है, सामाजिक जीवन का यथार्थ इसमें है। सर ने सांस्कृतिक एक मिनट दे दो, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है, तो भारती जी ने उसका विस्तार से
उन्होंने उसका विस्तार उन्होंने किया कि हमारे अंदर मन में एक भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, तेरी जाति है, मेरी अपनी जाति को आप पर थोपना हम चाहते, इसी प्रकार एक हीना बोध पैदा करके आज के जो फांसीवादी ताकतों ने हम पर एक हीनता बोध पैदा कर लिया है, पैदा कर दिया है। इस हीनता बोध को आगे बढ़ाने का प्रयास आज के फांसीवादी ताकत कर रही है। इसे रोकने के लिए, इसको संघर्ष करने के लिए, प्रतिरोध करने के लिए दलित लेखक संघ क्या करना है, उनकी समकालीन रचनाओं की चर्चा की जरूरत है। इसे मैं आप लोगों को अभिनंदन करती हूँ। इसके जुटने का अवसर हम लोगों को मिला है, हम दोनों को मिला है, इसे क्या है धन्यवाद भी अदा करती हूँ। इसलिए मैंने कहा कि बहुत आदर के साथ, गर्व के साथ इस दलित लेखक संघ के इस कार्यक्रम को मैं देखती हूँ। केरल से हम आए हैं, आप लोगों को नमन करते हुए, सारी शुभकामनाएं अदा करते हुए समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। आभारी हूँ। केरल के एक प्रसिद्ध लेखक है वैकम मोहम्मद बशीर। उनके कहानी के एक संदर्भ इसमें वो बता रहे हैं कि अंधेरे में भी इस उजाले में भी कितना उजाला है। लेकिन हमारे लेखक कैलाश जी ने बताया कि उजाले में अंधेरा। तो ये दलित लेखक की स्थिति है कि उन्हें उजाले में भी अंधेरा लिखना पड़ता है, क्योंकि उनके लेखन में दलित जीवन की स्थिति है। इसलिए अंधेरे को लिखना ही पड़ता है। तो इस अंधेरे को उजाले में तब्दील करने का प्रयास वे कर रहे हैं। तो आलोचक मानते हैं कि इसमें एक तानता है, एक रस है, लेकिन जब तक दर्दों की स्थिति में बदलाव नहीं आएंगे तब तक ये एक तानता रहेंगी। इसमें कोई एकतानता रहेगी, अंधेरा रहेगा। तो इसको उजाले में तब्दील करने का प्रयास कैलाश जी जैसे जो लेखक कर रहे हैं, उसको मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप आगे भी लिखिए, आपको साधुवाद देना चाहती हूँ। 2-3 शब्दों में बताना कहा, इसलिए मैं जल्दी बोल पाऊँ। थैंक यू।